तो फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानीफाइड की एक नई वीडियो में, जहां हम देश विदेश की कहानियों को आसान भाषा में समझाते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम नेपाल के संकट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर सितंबर 2025 के जल्दी आंदोलन तक के। ये नेपाल के लिए काफी दुखदायी समय है इस बार। 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे चुके हैं, और देश का युवा रोड पर सड़कों पर उतर चुका है और देश के लिए बदलाव मांग। तो ये समझने के पहले कि आप हमारी ऑडियंस को छोटी सी हिस्ट्री दे सकते हैं नेपाल की। हाँ जी राज, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। जैसे कि नेपाल की शुरुआत हुई थी 1768 के सन में, जब राजा पृथ्वी नारायण शॉ ने छोटे राज्यों को जीतकर एक देश बनाया था, जिसको आज हम नेपाल के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो 19वीं सदी में, जब राणा परिवार ने 100 सालों तक के नेपाल पर राज किया, अपनी जागीर समझकर। उसमें कोई देश विदेश से उनका कोई कनेक्शन नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की सिस्टम मोनार्की सिस्टम पर लागू, उस टाइप पर लागू था, और जो राजा था उनका वो भी पपेट ही था। तो शुरुआत से अगर अब हम समझे तो वैसे जो नेपाल को आज हम 2025 में देख रहे हैं, उसकी ऐसी हालत आज 2025 में नहीं हुई है। नेपाल काफी समय से उतार चढ़ाव से गुजरा है। तो उसमें क्या है कि काफी बदलाव भी हुए हैं, और उसके कारण बहुत सी चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। मोनार्की हटी है, डेमोक्रेसी आई है, कुछ सरकारें बदली हैं। तो क्या आप कुछ बड़े मूवमेंट समझा सकते हैं इस बार हमारी ऑडियंस? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेपाल, जैसे कि राजा महेंद्र का टाइम था, 1960 के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। उस वक्त में राजा महेंद्र ने जो संसद थी उनको भंग कर दिया था, और पंचायत व्यवस्था 1960 में लागू कर दी, जो 1990 तक के चली थी, जब उनके बेटे राजा वीरेंद्र, उनका नाम था, ठीक है, उन्होंने फिर लोकतंत्र को लागू किया था। वो भी एक मूवमेंट होने के बाद में, जो था जन मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद में लोकतंत्र लागू किया था, बट उस टाइम पर वो ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं था, स्टेबल नहीं था, सिस्टमेटिक नहीं था। जो असली बदलाव आया था वो 1996 में आया था, मॉइस्ट मूवमेंट के बाद में। मॉइस्ट मूवमेंट के बाद में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भगवान, क्योंकि 1950-51 के समय पर, जब जैसा आपने बताया कि शाह परिवार ने पूरे नेपाल पे कंट्रोल किया हुआ था, मोनार्की चल रही थी, तब राजा त्रिभुवन ने विरोधियों के साथ मिलकर शाह परिवार की जो डिनास्टी थी उसको खत्म किया था, और लोकतंत्र की स्थापना की थी, लेकिन तब भी अनस्टेबल थी। तो 2001 का राज परिवार हत्याकांड कोई कैसे भूल सकता है, जब युवराज दीपेंद्र ने, जो राजा वीरेंद्र के बेटे, उन्होंने राजा वीरेंद्र के 2 लोगों को मार दिया, जिससे कि नेपाल में हलचल मच गई थी, और नेपाल का दिल ढल चुका था पूरी तरह से। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो 2006 में जो युद्ध ऑलरेडी चल रहा था, वो एंड अप होता है एक शांति समझौते के साथ में। और देखा जाए तो 2008 में डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग भी होती है नेपाल में। तो जो माओइस्ट, आपने जैसे पहले डिस्क्राइब किया था कि जो माओइस्ट आंदोलन कर रहे थे, वो एक्चुअल में राजशाही खत्म करना चाह रहे थे। वो जो इनइक्वालिटीज थी जो नेपाल में, जो जातियों को लेकर हुई थी, इनकम को लेकर हुई थी, वो सब खत्म करना चाह रहे थे। तो जैसा आपने बताया 2001 में जो राजा दीपेंद्र ने जो उनका मर्डर किया था, वो इसी दरमियान हुआ था कि माओइस्ट आंदोलन के तहत में 1996 से 2006 तक के ये जंग चली थी, जिसमें 10 सालों की जंग थी, 10 सालों का के संघर्ष था, जिसमें करीबन 17,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, और लाखों नेपाली लोग जलील कर चुके थे, और काफी लोगों को तो अपना देश भी छोड़ना पड़ा था, जिस कारण से क्या है कि नेपाल की जो जड़ें थी वो कमजोर हो चुकी, बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी। जी, लेकिन देखा जाए तो डेमोक्रेसी की जो उम्मीद थी वो खत्म अभी भी नहीं हुई थी। माना कि एक रोलर कोस्टर राइड रही है नेपाल के लिए, जैसे कि 2008 से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, और आज 2025 तक के 14 गवर्नमेंट उनकी चेंज हो चुकी है। इन सालों में 14 गवर्नमेंट, यानी कि एक भी गवर्नमेंट ने उनका पूरा टर्म कंप्लीट नहीं किया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इसके पीछे क्या रीजन से, क्या समझा सकते हो एक बार? लेकिन इस बार इसमें क्या, ये सफर जो गणराज्य का था, ये काफी ही डिफिकल्ट था नेपाल के लिए, बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि 2015 में जब भारत ने सैंक्शंस लगाए थे नेपाल के ऊपर, उसके बाद जो भूकंप आया 2015 में, तो नेपाल की ऑलरेडी हालत जब इतने, हम बता रहे हैं कि जितने टाइम के बाद में मोनार्की खत्म होने के बाद में डेमोक्रेसी लागू करना, तब पूरा अनस्टेबिलिटी थी, फिर नई डेमोक्रेसी में पहले तो भारत के सैंक्शंस लगना, तो उस वजह से क्या है, हॉस्पिटल में ना दवाइयां थी ना तेल थे, क्योंकि भारत सैंक्शन लगा चुका था। उसके बाद तो नेपाल में पूरी तरह से भूकंप आना। और तीसरी चीज ये थी कि नेपाल जियो पॉलिटिकली चाइना, और आपको भी पता होगा समय, इंडिया और चाइना के बिल्कुल बीच में, तो उसके लिए बहुत ही अनस्टेबल हो चुका था ये कोई भी गवर्नमेंट को चलाना उस देश को स्टार्टिंग में। हाँ जी, 2015 का भूकंप, जैसे आप बता रहे हैं, उस भूकंप में लगभग देखा जाए तो ऑन रिकॉर्ड 9,000 लोगों की मौत हुई थी, काफी लोग।
और लाखों लोग बेघर हो गए थे। और उस टाइम पे जैसे कि आपको पता है कि नेपाल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं थी, तो काफी चीजों का दाम बढ़ गया था और गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी। हाँ, मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी वगैरह भी। हाँ, जीडीपी और वगैरह भी। तो मैं बताना चाहूंगा उस टाइम पे जो उनकी जीडीपी वगैरह थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था ना, वो 20% तक पहुंच चुका था और जीडीपी सीधी 1/3 रिकमेंड हो चुकी थी, नीचे आ चुकी थी। इसी दरमियान जैसे आपने भी सुना होगा केपी शर्मा जैसे जो नेता थे, उन लोगों ने 2 बार सरकारें गिराई और कितनी बार सांसद में मतलब संसद भंग की हुए हुए, जिस कारण से डेमोक्रेसी जो आप बता रहे थे प्रॉपर चल नहीं पाई थी। मेन कारण यही थे कि नेताओं को प्रॉपरली चला ही नहीं पा रहे थे, तो समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या। भ्रष्टाचार और घोटाला जो कि नेपाल में अभी तक चल रहा था 2025 तक के। और युवा इस बात से काफी नाराज था क्योंकि देखा जाए तो जो नेपाल की जीडीपी थी वो बहुत गिर चुकी थी। ठीक है, बेरोजगारी एकदम चरम पे था, पीक पे था, 20% से ज्यादा यूथ बेरोजगार था। यहाँ तक कि हमें तो कुछ न्यूज़ से और कुछ आर्टिकल से पता चला है कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था लास्ट 2 साल पहले, उस वॉर में जो यूथ था नेपाल का, वो रशिया की साइड से जंग लड़ने भी गया था। उन्हें कुछ पेमेंट किया जाता था $4,000 पर मंथ का, मतलब बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी थी। तो चलिए आज जो क्राइसिस चल रहा है हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो बात है रिजवान, जब 2025 में सितंबर 2025 में जब जैसे ही युवकों ने जो नेपाल की यूथ है, उनने जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भ्रष्टाचार और अनएम्प्लॉयमेंट और जो असल मुद्दे हैं देश के उसके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़ी चतुराई से कुछ 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है, इंक्लूडिंग यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो आप हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और ये कहते हुए बैन लगाया कि ये कंटेंट फेक न्यूज और दंगे भड़काना रोकने के लिए, जो कि बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं था, अपोजिट नहीं था बिल्कुल। आज मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल के लिए आखिरी घटना थी। जैसे कि आपको पता होगा कि जो नेपाल का जेंजी यूथ है वो 40% से ज्यादा 25 साल से कम उम्र का है। ठीक है, और वो लोग तंग आ चुके थे नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार को देखकर। ठीक है, तो नेपो किड्स, हैशटैग नेपो किड्स वो ट्रेंड करने लगा था। ठीक है, तो उनका निशाना था जो सरकार में बैठे हुए लोग थे ना, उनके बच्चे उनके निशाने पर थे। ठीक है, तो जैसे कि वो देख रहे थे कि उन लोगों की जो जॉब्स थी बहुत इजली लग जाती थी, बाहर जाके वो इजली रहते थे, सेटल होते थे और उसके बाद में लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे थे। और जहां देखा जाए कि आम आदमी को तो वो वही संघर्ष में फंसा हुआ था। तो लेकिन ये सरकार को सोशल मीडिया जो बैन की थी रिजवान, ने ये सोशल मीडिया बैन करना इनको इनको ही भारी पड़ गया था। तो जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहला आंदोलन का रुख था संसद भवन की तरफ। तो सरकार की तरफ से ये ऑर्डर्स थे पुलिस को कि आप रबर बुलेट्स और टीयर गैस का इनके ऊपर इस्तेमाल कीजिए और क्राउड को कंट्रोल कर लीजिए। लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, तो गवर्नमेंट ने बड़ी बेशर्मी के साथ में ऑर्डर दिया पुलिस को कि आप रियल बुलेट्स जैसे ही पुलिस ने यूज की, तो 19 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, जिसमें 12 साल का युवक भी शामिल था। जैसे ही ये खबर रिजवान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलती है और जैसे ही नेपाल की यूथ को इस बारे में खबर लगती है, तो अलग अलग सिटीज में नेपाल के आंदोलन इनके सपोर्ट में आ जाते हैं। जो वहां के लोग हैं वो इनको और सपोर्ट करने के लिए उतर आते हैं सड़कों पर, और सिचुएशन पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सरकार के हाथ से पूरी सिचुएशन निकल जाती है। तो ये सिचुएशन निकलने के बाद में जब संसद भवन की तरफ जो रुख हुआ था, तो वो संसद भवन को सबसे पहले आग लगाते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंशियल हाउस, प्रधानमंत्री का घर, हाई कोर्ट, सरकारी विभाग को, क्योंकि तंग इतने आ चुके थे कि सारे सरकारी अफसर को, दफ्तरों को इन्होंने आग लगा दिया था। और जैसे ही इन्हें पता चलता है कि यार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है गवर्नमेंट को, तो 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इन्होंने ये सोच कर दिया था कि कंट्रोल में होगा, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नहीं। असली मुद्दा सिस्टम का है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, देती हुई जीडीपी और ऐसी सरकार जो बिल्कुल हम सुनते नहीं है। और इसी लाइन में बांग्लादेश और श्रीलंका भी लाइन में आ रहे हैं और जो साउथ एशिया का जेंजी यूथ है वो जवाब मांग रहा है इस चीज को लेकर। बिल्कुल सही कहा इस बार आपने। भारत ने भी वैसे शांति बनाए रखने की नेपाल की से मांग की है। चाइना अभी हाल फिलहाल अभी नेपाल के लिए काफी गंभीर था। सही बात, क्षेत्र में स्टेबिलिटी बनाने के लिए चाइना और इंडिया को साथ देना होगा, ये करेक्ट है। और यूएन भी अब बातचीत के लिए डिमांड कर रहा है, एक बड़ा समय है ये। फिर अब चाहिए कि अब नेपाल के जो किड्स है, जो जनरेशन है, यूथ, समझदार यूथ जो है, उसको नेपाल की गवर्नमेंट बनाने में अब जोड़ा जाए। और वो काफी ताकतवर यूथ भी है आप जानते हो। ये कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। नेपाल को
हालांकि आर्थिक आर्थिक इकोनॉमिक सुधार की बहुत चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट और रेमिटेंस पर कम निर्भरता होनी चाहिए, लेकिन नेपाल के पास बड़े अवसर भी हैं। जैसे टूरिज्म उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है, उसके पास जल जल विद्युत उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है, जल वितरण। और इन सब में मैं मानता हूँ सबसे बड़ा अवसर ये है कि नेपाल की सरकार को अब आम जनता को, युवा को शामिल करना होगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके साथ मिलकर लड़ना होगा। तो अब मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक सवाल छोड़ते जा रहा हूँ कि नेपाल के अगले कदम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट्स में आप जरूर बताइए और इस बातचीत को जारी रखें। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ग्लोबल कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो ज्ञानी पाठ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी में रहें और जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू थैंक सो यू। मच।